So hello friends, welcome to this channel, and here we will talk about the next terms of plant pathology. प्लांट पैथोलॉजी का ये पार्ट सेकंड है, जहाँ पर हम नेक्स्ट जो टॉपिक है आपका, जो भी टर्म्स हैं उनके बारे में बात करेंगे आपके सिलेबस से रिलेटेड। जैसे हमने प्रीवियस लेक्चर में पैथोजेनेसिस पढ़ा था। अगर आपने प्रीवियस लेक्चर नहीं देखा है, यू नीड टू वॉच दैट वीडियो फर्स्ट बिकॉज देर आर मैनी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन दैट यू नीड टू नो। आपको जरूरी है जानना क्या क्या है वहाँ पर, ठीक है। आप इजीली क्वेश्चन को मार्क कर सकते हैं। सो लेट्स रीड अबाउट इट। इसमें हम पढ़ेंगे रोल ऑफ एंजाइम्स, टॉक्सिन्स के बारे में, ग्रोथ रेगुलेटर्स के बारे में, पॉलीसैकेराइड्स के बारे में। इस लेक्चर में हम ये कवरिंग करेंगे। ओके, सो सबसे पहले पैथोजेनेसिस का मतलब क्या है। तो जो पैथोजेनेसिस को अगर हम चेंज करें तो इस पैथो का मतलब होता है डिजीज। ये ग्रीक वर्ड है, तो इसका मतलब होता है डिजीज, और जेनेसिस माने क्रिएशन। डिजीज का क्रिएशन होना ही क्या होता है, पैथोजेनेसिस। डिजीज का क्रिएशन होना कहाँ पर, या फिर डेवलपमेंट होता रहना कहाँ पर, होस्ट प्लांट में, होस्ट में, वही आपका पैथोजेनेसिस होता है। तो नेक्स्ट इसकी डेफिनेशन थोड़ा हम बुकिश लैंग्वेज में पढ़ते हैं। द टर्म पैथोजेनेसिस, स्टेप बाय स्टेप डेवलपमेंट ऑफ डिजीज। क्या होगा, डेवलपमेंट ऑफ डिजीज होगा। और क्या बोल सकते हैं, एंड चेन ऑफ इवेंट लीडिंग टू द डिजीज। और बहुत सारी जो श्रृंखला है डिजीज को बनाने की, ड्यू टू सीरीज ऑफ चेंजेस इन स्ट्रक्चर। स्ट्रक्चर में चेंज होगा किस किस की में, या तो हो सकता है वो फंक्शन में चेंज हो, सेल के फंक्शन में, टिश्यू के फंक्शन में, ऑर्गन के फंक्शन में, या फिर उसके स्ट्रक्चर में चेंजेस हो कॉज्ड बाय माइक्रोब। किसी भी माइक्रोब के द्वारा सेल, ऑर्गन, टिश्यू में जो स्ट्रक्चर चेंज हो, उसके वजह से जो डिजीज कॉजिंग हो रही है, डिजीज का डेवलपमेंट होता जा रहा है, वही आपका पैथोजेनेसिस है। सिंपली आप समझ सकते हैं कि द क्रिएशन एंड द डेवलपमेंट ऑफ डिजीजेस इन द होस्ट प्लांट इज कॉल्ड पैथोजेनेसिस। आई बात समझ में। आप ध्यान रखना, इस ये जो पैथोजेनेसिस हो सकती है एक्यूट हो सकता है। एक्यूट का मतलब क्या होता है, आपने पढ़ी होंगी ग्रेजुएशन टाइम पर, एक्यूट डिजीज एंड क्रोनिक डिजीज। एक्यूट का मतलब होता है जो शॉर्ट पीरियड के लिए डिजीज अकर होती है, कम समय के लिए रुकती है। क्रोनिक माने जो लंबे समय तक रुके, लगभग 3-4 महीने तक। एक्यूट माने कुछ समय के लिए, मान लो वीक तक रुकी। तो एक्यूट और क्रोनिक डिजीज होते हैं, ठीक है। इनके रिस्पॉन्स में जो प्लांट होता है, प्लांट में जो आपके पैथोजन है वो बहुत सारे केमिकल वीपन, केमिकल सबस्टांसेस को प्रोड्यूस करते हैं, सीक्रेट करते हैं, मतलब केमिकल को स्रावित करते हैं वो, उनकी एक्टिविटीज को आगे बढ़ाने के लिए। कौन कौन से होते हैं, जैसे कि हम इनमें इंक्लूड करते हैं एंजाइम्स हैं, टॉक्सिन्स हैं, ग्रोथ रेगुलेटर्स हैं, पॉलीसैकेराइड है। ओके, सो हम इनको पढ़ेंगे। सो लेट्स रीड इट आउट। जैसे एंजाइम्स क्या हो सकते हैं, जैसे क्यूटिनेसेस है। आपको पता है एजेस जहां पर लग जाता है वो एंजाइम होता है, इजीली आप जानते हैं इस बात को। सेलुलेसेस है, पैक्टिनेसेस है, या फिर लाइग्नेसेस है। लाइगेज भी एंजाइम होता है, जो क्या करता है, लाइटिक सेल को पेनिट्रेशन में, उसको हटाने में मदद करता है। ये पैथोजन के द्वारा सिक्रेट करे जाते हैं। ध्यान रखना, ये जो पैथोजन है, कौन कौन से पैथोजन हो सकते हैं जिनसे ये एंजाइम सिक्रेट हो सकते हैं, कौन कौन से, फंजाई कर सकता है, निमेटोड, या फिर बैक्टीरिया। वायरस इसमें इंक्लूड नहीं होते हैं। व्हाट आई एम सेइंग, वायरस इसमें इंक्लूड नहीं होते हैं। फंजाई, नेमेटोड एंड बैक्टीरिया, ये क्वेश्चन में पूछा जा सकता है ऑब्जेक्टिव टाइप में, ठीक है। देखो यहाँ पर लिखा हुआ, वायरस एंड वायरॉइड्स आर जनरली नॉट कंसीडर्ड टू सिक्रेट एंजाइम्स। तो वायरस और वायरॉइड्स क्या नहीं करते, वो एंजाइम्स को सिक्रेट करते ही नहीं, ठीक है। क्योंकि ऑल्दो सम वायरसेस में एनकैप्सिडेटेड एन एंजाइम इन देयर पार्टिकल, लेकिन उन्हें क्या करा जाता है, मान लिया जाता है किसी किसी टर्म में, ठीक है। उनके पार्टिकल को वो क्या कर सकते हैं, एंजाइम पार्टिकल को कैरियर की तरह हेल्प कर सकते हैं। लेट्स हम आगे पढ़ते हैं। क्यूटिनेसिस, देखो क्यूटिनेसिस का काम बता देते हैं। क्यूटीन का डिग्रेडेशन करना ही क्यूटिनेसिस का काम है। क्यूटीन जो लेयर है आपकी, सेल वॉल आपका क्या है, एक पूरा सेल है, उसके ऊपर क्यूटीन की लेयर लगी हुई है। क्यूटीन लेयर को हटाने के काम किसका, क्यूटिनेसिस का, ठीक है। और इसमें थोड़ा सा हम बात करते हैं, टिश्यूज का डिग्रेडेशन ये करती है। मिडिल लेमिला ऑल्सो फॉर्म एन अमोर्फस जेल बिटवीन सेलुलोज एंड माइक्रोफाइब्रिल्स। मिडिल लेमिला क्या करता है, उसके नीचे जो होगा किडनेस के नीचे, मिडिल लेमिला एक जेल बना लेगा, किसके बीच में, सेलुलोज माइक्रोफाइब्रिल के बीच में। माइक्रोफाइब्रिल के बारे में थोड़ा सा बताते हैं। देखो ध्यान रखना, इसमें बता देते हैं, जो 100 अगर सेलुलोज, 100 है ये, 100 सेलुलोज का अगर चेन बना दी जाए तो आपका एक माइसिली बन जाएगा, एक माइसिली, या फिर एलिमेंट्री फाइब्रिल उसको बोलेंगे, एलिमेंट्री फाइब्रिल, एलिमेंट्री फाइब्रिल।
ठीक है। अगर हम 20 एलिमेंट्री फाइब्रिल ले लें, 20 एलिमेंट्री फाइब्रिल ले लें, तो इससे क्या बनेगा, एक माइक्रोफाइब्रिल बनेगा, एक माइक्रोफाइब्रिल। क्या बात समझ में आई कि अगर 100 सेलुलोज की चेन ले लें तो उससे हमारा एक माइसिली बनेगा या फिर एलिमेंट्री फाइब्रिल बनेगा। 20 एलिमेंट्री फाइब्रिल से मिलकर कौन बनेगा, 1 माइक्रोफाइब्रिल। और अगर हम 250 या फिर 250 माइक्रोफाइब्रिल को ले लें, 250 माइक्रोफाइब्रिल को ले लें, तो इससे हमारा क्या बन जाएगा, एक फाइब्रिल बनेगा, एक फाइब्रिल। ये है माइक्रोफाइब्रिल की स्ट्रक्चर, आपको ये पता होनी चाहिए। ठीक है, सिंपल सी चीज है जो हमने बताया है, आप देख लेना इसको। ठीक है, ज्यादा बड़ा रॉकेट साइंस नहीं है आपको याद करने में, आप इजीली याद कर लेंगे। 100 सेलुलोज चेन है और 100 सेलुलोज चेन से क्या बना हमारा, एक माइसिली या फिर एक माइक्रोफाइब्रिल बना है। ठीक है, और 20 या फिर एलिमेंट्री फाइब्रिल बना है, या फिर 20 एलिमेंट्री फाइब्रिल से मिलकर हम क्या बनाएंगे, एक माइक्रोफाइब्रिल। बस इतना याद रखो, ये आपका पूछा जा सकता है किसमें, ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन में इजीली। अब देखो पैक्टीन के बारे में बताते हैं। पैक्टीन क्या करता है, ये भी डिग्रेडिंग सबस्टेंस है। वो क्या करता है, इनका यूज करके, पैक्टिनेजेस का या फिर पेक्टोलाइटिक एंजाइम का, इसके साथ में क्या होता है, पैक्टीन मिथाइल एस्टेरेजेस, ये एंजाइम का नाम है। ठीक है, या फिर पॉलीगैलेक्टोरोनेजेस, पीजी जिसको बोलेंगे, पैक्टिन लाइजेस का काम करता है। ठीक है, पैक्टिन मिथाइल एस्टेरेजेस रिमूव ऑल ग्रुप्स ऑफ मिथाइल। जो आपका पैक्टिन मिथाइल एस्टेरेजेस है, ये क्या कर देता है, मिथाइल ग्रुप को इरेज कर देता है, हटा देता है। सिंपल सी चीज, आप आराम से इसको पढ़ सकते हैं। पॉलीगैलेक्टोरोनेजेस स्प्लिट चेन बाय एडिंग मॉलिक्यूल ऑफ वाटर। वाटर के मॉलिक्यूल को ऐड करके ये क्या कर देता है, चेन को हटा देता है। कौन, पॉलीगैलेक्टोरोनेजेस। ठीक है, और जहां पर पैक्टिन लाइजेस क्या करता है, वो स्प्लिट कर देता है चेन को बाय रिमूविंग अ वाटर मॉलिक्यूल वाटर मॉलिक्यूल को हटा। ठीक है, सिंपल है। ये जो डिजीज है ज्यादातर प्लांट में मिलेगी, कहां पर, सॉफ्ट रूट डिजीजेस। ठीक है, एग्जांपल आप समझ लीजिए, जैसे कि बैक्टीरियल सॉफ्ट रूट ड्यू है, ड्यू टू अर्वीनिया कैरोटोवोरा। ठीक है, लीफ ड्रॉप लेटस है। बस इतना याद रखिए, एक डिजीज का नाम याद रख लीजिए। ठीक है, नेक्स्ट पढ़ते हैं सेलुलोसिस के बारे में। सेलुलोसिस, ये सभी पार्ट आपके उसी माइक्रोफाइब्रिल के हैं, क्योंकि आपकी ये आपका सेल में प्रेजेंट रहता है, जो लेयर्स होती हैं। सेलुलोज इज द मेजर फ्रेमवर्क मॉलिक्यूल ऑफ प्लांट, मेजर फ्रेमवर्क है। ठीक है, एग्जिस्टिंग एज माइक्रोफाइब्रिल में प्रेजेंट होता है। मैट्रिक्स भी मॉलिक्यूल वहां प्रेजेंट होता है। ये मैट्रिक्स मॉलिक्यूल क्या हो सकता है, ग्लाइकोप्रोटीन हो सकती है, हेमीसेलुलोज हो सकता है, पैक्टिन लाइक लिग्निन्स हो सकता है। ठीक है, जैसे बहुत सारे पैथोजन क्या करते हैं, फंजाई, बैक्टीरिया है, निमेटोड है, ये क्या करते हैं, सेलुलोसिस इनमें दिखाई देता है। ये आपको वहां पर एंजाइमेटिक एंजाइम्स, सेलुलोलाइटिक एंजाइम्स प्ले अ रोल सॉफ्टनिंग द डिसइंटीग्रेशन ऑफ सेलुलोज। सेलुलोटिक जितने सेलुलोज वाले एंजाइम हैं, वो क्या करते हैं, वो सॉफ्टनिंग करते हैं, जो सेल वॉल है उसको ढीला, सॉफ्ट, मुलायम, और डिसइंटीग्रेशन ऑफ सेल वॉल, सेल वॉल को क्या नहीं करते, उनको दो भागों में बटे नहीं देते। डिसइंटीग्रेशन का मतलब ये। हेमी सेलुलोज, आपको पता है सेलुलोज जो आपकी सेल वॉल है वो हेमी सेलुलोज से कंसिस्ट होती है। ये कॉम्प्लेक्स पॉलीसेकेराइड होते हैं, बहुलक होते हैं, पॉलीमर्स होते हैं। ठीक है, जो पैक्टिक कंपाउंड्स के साथ में बंधे रहते हैं या फिर सेलुलोज माइक्रोफाइब्रिल के साथ में बंधे रहते हैं। इनके साथ में जो पॉलीमर्स हैं वो क्या हैं, जैसे कि आपका है जाइलोग्लूकन्स। जाइलोग्लूकन्स आपका क्या है, एक पॉलीमर है, या फिर ग्लूकोमेनाज है, गैलेक्टोमेनाज है। ठीक है, बस इतना ही याद रखो, इतना ही काफी। ज्यादा चीजें, ज्यादा कंसेप्ट में बात नहीं करेंगे थ्योरी में। लेकिन पहली बात बता देते हैं, आपका जो स्टोमेटा होता है, स्टोमेटा में जो स्टेम है और उनका जो ओपनिंग कंस्ट्रक्ट का एरिया होता है, और जो स्टेम है उसका हार्डनेस हो रहा है, वो किसकी वजह से हो रहा है, वो सिर्फ लिग्निन की वजह से हो जाता है। लिग्निन उसको हार्डनेस दे देता है। ठीक है, पढ़ते हैं इसके बारे में। फाउंड इन मिडिल लेमिला, लिग्निन कहां पर प्रेजेंट होगा, मिडिल लेमिला में। सेकेंडरी सेल वॉल ऑफ प्लांट, सेकेंडरी सेल वॉल ऑफ प्लांट में। तो अकॉर्डिंग टू एग्रीज, एग्रीज के बारे में हमने पहले पढ़ा था, उन्होंने बताया था। ठीक है, प्लांट हार्मोन्स के बारे में कैसे बताया था उन्होंने, कि उन्होंने
डिजीज के बारे में बताया था कि ऐसे डिजीज कॉज होती है। मोस्ट लिग्निन डिग्रेडेशन बाय बेसिडियोमाइसिटीज नोन एज व्हाइट रॉट फंगी। ठीक है, व्हाइट रॉट फंगी ये आप पढ़ सकते हैं, छोड़ देते हैं इसको, बस इतना ही पढ़ेंगे। टॉक्सिन्स के बारे में पढ़ते हैं ना, हमने मेंशन कर रखा है। तो ये केमिकल वीपन्स होते हैं जो पैथोजन सिक्रीट करते हैं। डी ब्रे ने इसको थ्योरी में दिया था, इसकी थ्योरी जो थी टॉक्सिन थ्योरी। डी ब्रे की टॉक्सिन थ्योरी क्या कहती है कि a primary tenet of the toxin theory is that the toxin elaborated by pathogen की निकलते हैं, पैथोजन उनको सिक्रीट करते हैं, प्रोड्यूस ऑल ऑफ द सिम्टम्स ऑफ द डिजीज, और वही डिजीज के सिम्टम्स को क्या करते हैं, प्रोड्यूस करते हैं। लेकिन ये जो डेफिनेशन है, ये जो थ्योरी है, वो मानी नहीं गई। ये जो थ्योरी बनाई इन्होंने डीब्रे ने, इनकी ये थ्योरी को आगे जाके कंसिस्ट नहीं करा गया, इसको आगे फर्दर डिस्कवर करा गया, मतलब डिस्कस किया गया, दो पार्ट में डिवाइड कर दिया, होस्ट स्पेसिफिक टॉक्सिन और नॉन होस्ट स्पेसिफिक टॉक्सिन। होस्ट स्पेसिफिक टॉक्सिन क्या होते हैं? ऐसे पैथोजन जो होस्ट को क्या कर सकते हैं, कॉज कर सकते हैं, डेथ कर सकते हैं, उसी को कॉज कर देंगे। नॉन होस्ट स्पेसिफिक क्या होगा? ऐसे टॉक्सिन्स जो क्या करेंगे, जिस होस्ट में रह रहे हैं उनको कॉज नहीं करेंगे, बाकी उनके पास में कैपेबिलिटी है, बाकी पूरी क्रॉप को वो, बाकी एनी अदर प्लांट्स है उसको कॉज कर सकते हैं। ठीक है, समझ में आया? होस्ट स्पेसिफिक और नॉन होस्ट स्पेसिफिक में अंतर। ठीक है, होस्ट स्पेसिफिक का एग्जांपल ध्यान रखना, कॉज किसके द्वारा? विक्टोरिया ब्लाइट इन ओट्स, ओट्स में दिखाई देता है स्पेसिफिक। इसका एक एग्जांपल ध्यान रखना, अल्टरनेरिया अल्टरनेट। ठीक है, एक एग्जांपल ध्यान रखो। अभी नॉन होस्ट की बात कर लेंगे आगे। टैब टॉक्सिन का मतलब समझ लो। ठीक है, ये एक टॉक्सिन है, वाइल्ड फायर डिजीज ऑफ टोबैको में ये आपको दिखाई देता है। येलो हालो नेक्रोटिक स्पॉट पड़ जाते हैं किस पर? लीव्स पर। लीफ के ऊपर क्या पड़ जाएंगे? चकत्ते पड़ जाएंगे, और उसके चारों तरफ येलो कलर का वो आपका सर्कल दिखाई देगा। ठीक है, येलो से घिरे हुए आपको थोड़े थोड़े धब्बे दिखाई देंगे किस पर? लीफ पर। ये टैब टॉक्सिन का कॉज है। ठीक है, ये क्या है? एक होस्ट स्पेसिफिक है, ये समझो। फेजोलोटॉक्सिन में क्या है? ये हालो ब्लाइट कॉज करता है। ठीक है, हालो ब्लाइट का समझ में आ रहा होगा। ब्लाइट का मतलब होता है उसमें येलोइंग हो जाना, उस चीज का, उस जो पार्ट है, जो स्टेम है या फिर लीफ है, उसका येलोइंग होना। स्पेशली हम किसकी बात कर रहे हैं? ये बैक्टीरियल डिजीज होगा, ये आपको पता ही है, बैक्टीरिया हमने पीछे पढ़ा था। और ये केमिकल जो टॉक्सिन होता है वो ट्राइपेप्टाइड के साथ में होता है, ऑर्निथाइन एलिनिन अर्जिनाइन के साथ में। ठीक है, ये ऑर्निथाइन जो है ना, ये एक एमिनो एसिड है, बता देते हैं। टेन टॉक्सिन क्या है? टेन टॉक्सिन है वो अल्टरनेरिया अल्टरनेट के द्वारा कॉज होता है, फंजी और ऊमाइसिटीज के द्वारा कॉज होता है। आपने पढ़े होंगे ऊमाइसिटीज। कॉज क्या होता है कि सीडलिंग डेथ हो जाती है, जो हमारा सीड बनेगा वो क्या हो जाएगा, उसकी डेथ हो जाएगी आफ्टर द सर्टेन टाइम या ड्यूरेशन। होस्ट स्पेसिफिक टॉक्सिन के बारे में थोड़ी बात करेंगे, ज्यादा नहीं, वैसे हमने डेफिनेशन बता दी है तो ज्यादा बात नहीं करेंगे इसके बारे में। क्या है? द पैथोजन एंड द टॉक्सिन एग्जिबिट सिमिलर स्पेसिफिसिटी। कहने का मतलब है जो ऐसा होस्ट जिसमें सिमिलरिटी कैपेबिलिटी दिखाई दे रही है तो उसको कॉज किया जा सकता है। बस इतना ही याद रखो इसमें। ठीक है, ज्यादा जाना ठीक नहीं। टी टॉक्सिन क्या है? होस्ट स्पेसिफिक में बात कर रहे हैं। टी टॉक्सिन जहां पर दिखाई देगा वो क्या करेगा? साउदर्न कॉर्न लीफ ब्लाइट करेगा। कॉर्न्स में लीफ ब्लाइट होगा, जो आपके मक्का है, भुट्टा है, उसमें येलोइंग कलर की लीफ हो जाएंगी। तो वही किसकी वजह से होता है? फंगस की वजह से, कॉचियोबोलस की वजह से। इसको बोलते हैं हेलमिंथोस्पोरियम मैडिस, या तो हेलमिंथोस्पोरियम मैडिस दिखाई देगा नाम, या फिर कॉचियोबोलस। ठीक है, एचसी टॉक्सिन। एचसी टॉक्सिन एक होस्ट स्पेसिफिक टॉक्सिन है। एचसी टॉक्सिन प्रोड्यूस बाय फंगस कॉचियोबोलस या फिर हेलमिंथोस्पोरियम कार्बोनम। ठीक है, मक्के को कॉज करता है। ठीक है, वही कॉर्न अभी बात करेंगे। अब बात कर लेते हैं ग्रोथ रेगुलेटर्स और एज वीपन, मतलब जो हार्मोन्स हैं वो वीपन की तरह काम करते हैं इन द प्लांट। प्लांट ग्रोथ इज द रिजल्ट, थ्री फैक्टर्स कौन कौन से हैं? सेल डिवीजन होता है, सेल एलोंगेशन होता है, सेल डिफरेंशिएशन होता है। ग्रोथ रेगुलेटर्स तीन प्रकार से काम करते हैं। सेल डिवीजन, सेल का डिवीजन होगा, सेल का एलोंगेशन होगा, मींस जो सेल हैं प्लांट की वो बढ़ती चली जाएंगी। सेल डिफरेंशिएशन और सेल का डिफरेंशिएशन होगा। एज इसका एग्जांपल देंगे बट डिफरेंशिएशन।
ये आपको पता है ग्रोथ रेगुलेटर्स कौन कौन से हैं, ऑक्सिन है, जेब्रेलिन है, काइनिन है मतलब हार्मोन, इथाइलिन है, काइनिन का मतलब साइटोकाइनिन। ओके, कभी कभी क्या होता है पैथोजन इन्हीं हार्मोन्स का जो सिक्रीशन होता है वो रोक देते हैं, कम कर देते हैं, ठीक है, जिससे क्या होता है स्टंटिंग हो जाती है, ग्रोथ नहीं होती है प्लांट में, स्टंटिंग, ओवर ग्रोथ हो जाती है, कभी कभी गॉलिंग हो जाता है। गॉलिंग आपने देखा है, गॉलिंग क्या मतलब क्या है, जैसे मान लीजिए ये लीफ है, सही बनी है लीफ, और रैकेस गलत बन गया, तो ये लीफ है और लीफ में आपको दिखाई देगा ऐसे गोल गोल ऊपर धब्बे से पड़ जाते हैं, ऊपर धब्बे नहीं, पूरा एक ट्यूमर टाइप का निकल आता है, वही है आपका कौन, वही है आपका गॉल्स, ठीक है। कहने का मतलब है लीफ गिरने लग जाएंगी, ये कॉज होगा हार्मोन का। ऑक्सिन के बारे में बढ़ते हैं। ऑक्सिन क्या है, ये प्रमोट करता है सेल एलंगेशन में, सेल का एलंगेट करना ये आपका ऑक्सिन का काम है। फोटोट्रोपिज्म क्या होता है फोटोट्रोपिज्म जहां पर प्लांट उग रहा है और इसका सेल एलंगेशन किसमें हो रहा है, धूप के साथ में, सन के टाइम, सन के साथ में, सन जहां पर होगा वहीं पर ग्रोथ दिखाई देगी, इसको बोलते हैं पॉजिटिव फोटोट्रोपिज्म। और जियोट्रोपिज्म का मतलब होता है नेगेटिव फोटोट्रोपिज्म, मतलब जड़ की तरफ होता है, ठीक है। इंडोल एसिटिक एसिड याद रखना किसमें, ऑक्सिन में, ठीक है। आपको इसका एग्जांपल दिखा देते हैं, जैसे कि ऑक्सिन में बात करना है तो एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिसफेसिएंस का एग्जांपल बहुत अच्छा है, ठीक है, ऑक्सिन के लिए। जैसे कि आपको दिखाई दे रहा होगा ये सन है और सन की तरफ ही इसका जो एलोंगेशन है वो बढ़ रहा है, हमने काट दिया इसका टिप और ये देखो इधर ही बढ़ रहा है, ठीक है, ये नॉर्मल आपका स्टेम दिखाई दे रहा है। जिब्रेलिन याद होगा आपको, जिब्रेलिन, जिब्रेला फिजिकोराई डिस्कवर करा था किसने, क्रूशोवा ने 1926 में। फंगल पैथोजन होता है जिब्रेला फिजिकोराई, ठीक है। पहले ये माना नहीं जाता था, बाद में इसको डिजीज देखा गया कि फूल सीडलिंग डिजीज हो रही हैं, क्यों हो रही हैं, डिस्कस करा गया, तो बाद में देखा गया कि जिब्रेलिन जो है आर नो आर नॉर्मल कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ ग्रीन प्लांट्स आल्सो प्रोड्यूस्ड बाय सेवरल अदर माइक्रो ऑर्गेनिज्म, बहुत सारे माइक्रो ऑर्गेनिज्म के द्वारा ये निकाला जाता है जिब्रेलिक एसिड, जिसका एग्जांपल है, ठीक है। अगर हम इसको डिजीज डिजीज प्लांट जो स्प्रेइंग ऑफ डिजीज प्लांट विद जिब्रेलिन, डिजीज प्लांट पर अगर स्प्रेइंग कर दें जिब्रेलिन का तो शायद उसकी जो स्टंटिंग है, जो ग्रोथ है, वो जो रुकी हुई थी वो बढ़ सकती है, उससे वो ओवरकम हो सकता है, ठीक है। इसका मतलब इतना ही है। जैसे कि ये दिखाई दे रहा है अ नॉर्मल प्लांट जिब्रेलिक एसिड प्लांट है, इसमें जिब्रेलिन डाला गया है। इथाइलिन आपको पता है कि फ्रूट राइपनिंग में काम आता है, लीफ सीनेसेंस में काम आता है, स्ट्रेस हार्मोन है, ठीक है। इथाइलिन का अगर एग्जांपल बता दें, इसमें पीआरजीन एक्टिवेट होता है, इथाइलिन इंड्यूसेस एक्सप्रेशन ऑफ सर्टेन टाइप ऑफ पीआरजीन एंड सम सिग्नल कंपोनेंट, इसमें काम करता है। पीआरजीन के लिए भी जैसे हम इसका एग्जांपल दिखाएं, ये रहा इथाइलिन। इथाइलिन पहले तो फ्रूट राइपनिंग में तो काम ही करेगा, प्लस जो बाकी ग्रोथ्स है, पहले तो फ्रूट राइपनिंग का याद रखो, देखो फ्रूट सेकंड, ये नॉर्मल प्लांट है और इसमें क्या डाला गया, इथाइलिन, तो इथाइलिन बस डाला गया तो स्प्रे करा गया और ये जो फ्रूट है वो कैसे राइप हो गए, साइटोकाइनिन पढ़ लेते हैं। साइटोकाइनिन के बारे में पढ़ते हैं। प्राइमरीली प्रमोट सेल डिवीजन, कहने का मतलब क्या है, साइटोकाइनिन क्या करेगा, सेल डिवीजन करेगा, बड ग्रोथ करेगा, सभी का अलग अलग वर्क है। जिब्रेलिन क्या करता था, ऑक्सिन हमें दिखाई दिया, वो तो उसने एलंगेशन किया, एलंगेशन का मतलब खाली वो गर्थ बढ़ा रहा है, प्लांट के स्टेम का गर्थ बढ़ा रहा है, उसकी चौड़ाई बढ़ा रहा है। जिब्रेलिन ने क्या किया, उसकी लंबाई बढ़ा दी, समझ में आ रहा है। साइटोकाइनिन क्या कर रहा है, सेल डिवीजन करेगा, बड ग्रोथ करेगा, मतलब प्लांट की ग्रोथ में सेल डिवीजन करेगा, उसकी ग्रोथ भी बढ़ेगी, बड ग्रोथ जहां से आपके ब्रांचेस निकल रही हैं उसकी ग्रोथ में हेल्प करेगा। और ये काउंटर अटैक करता है किसको, ये काउंटर करता है इफेक्ट ऑफ एब्सिसिक एसिड, एब्सिसिक एसिड को दबाते रहता है, ठीक है। और क्या है, जैसे कि अगर हम इसको दिखाएं तो ये साइटोकाइन, ये देखो नॉर्मल प्लांट और साइटोकाइनिन का इफेक्ट, इसने सेल एलोंगेशन के साथ में उसकी ग्रोथ भी बढ़ा दी, बड ग्रोथ भी हुई, तो दोनों में डिफरेंस समझ में आ रहा होगा। एब्सिसिक एसिड ये प्रमोट करता है सीड डोरमेंसी को, ठीक है। सीड डोरमेंसी मतलब सीड की जो ताकत है वो कैसी रहती है, इनहिबिट ग्रोथ, ग्रोथ को ये बढ़ने, ग्रोथ को नीचे रखता है, तो सभी के हार्मोन्स अलग अलग है। एंड कैन कॉज लीफ एंड फ्रूट ड्रॉप,
लीफ ड्रॉप होने लग जाएगी। समझ लेना कभी प्लांट में अगर लीफ ड्रॉप हो रहा है जल्दी से तो वो एब्सिसिक एसिड की वजह से हो रहा है। ये और पढ़ लो, द जीन और जीन कंसेप्ट इंपॉर्टेंट है, वेरी इंपॉर्टेंट। द कॉर्नरस्टोन ऑफ प्लांट डिजीज रेसिस्टेंट states that for each plant resistant R gene, R gene क्या है, रेसिस्टेंट जीन है, जो करस्पॉन्डिंग पैथोजन एवायरुलेंस जीन, जो किसके किसके रिस्पॉन्स में रहता है, एवीआर जीन के बीच में, ठीक है। दिस इंटरेक्शन लीड टू प्लांट रेसिस्टेंट, और इसकी वजह से प्लांट रेसिस्ट कर पाता है। आर जीन होता है और एवीआर जीन के बीच में क्या होता है, करस्पॉन्डिंग रेसिस्टेंट होता है। ये एक प्रकार का रेसिस्टेंट कंसेप्ट होता है, ठीक है, प्लांट के लिए। लेकिन अगर बट दे डोंट मैच द प्लांट इज रेसिस्ट, जब वो दोनों सिमिलर नहीं होते हैं, बट इफ दे डोंट मैच, यदि वो देखो आर और एवीआर जीन अगर वो सेम है, मैच कर रहे हैं, तो वो ससेप्टेबल होगा। ससेप्टेबल मतलब डिजीज हो जाएगी। इफ दे डोंट मैच, यदि वो मैच सिमिलर नहीं हुए तो वो रेसिस्टेंट होगा, मींस उसमें कॉज नहीं होगा। ससेप्टेबल में कॉज हो जाएगा, डिजीज हो जाएगी, ठीक है। ये जरूरी था, बस इतना ही मतलब है। ससेप्टेबल है मतलब आर और एवीआर जीन सिमिलर है, मैचिंग कर रहे हैं तो डिजीज हो गई, मतलब प्लांट ससेप्टेबल होगा, और नहीं है तो वो कैसा होगा, रेसिस्टेंट होगा, नहीं हो सकती बीमारी, ठीक है। इंपोर्टेंट समझ लें थोड़ा सा। Gene for gene concept is vital for understanding, managing plant pathogen interaction, fundamental principle of breeding or programs developing disease resistant crop। ये इसलिए जरूरी होता है कि जैसे कि हम क्रॉप जो है वो डिजीज रेसिस्टेंट हमें मिल पाए, मतलब उसमें बीमारी हो ही ना क्रॉप में। आईपीएम समझो, आईपीएम बहुत ही इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है। आईपीएम इंटीग्रेटेड पेस्ट मैनेजमेंट है, मींस हम क्रॉप को कैसे पेस्ट से बचा सकते हैं, मतलब जो कीड़ा लग जाता है उसको कैसे, हम फूड को कैसे अच्छी तरह से ले सकते हैं, अच्छा यील्ड मिल पाए। तो अकॉर्डिंग टू एफएओ, फूड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन, एफएओ कहां पर है, इसका लोकेशन कहां पर है, अरे रोम इटली में, ठीक है। आईपीएम का मतलब एक पेस्ट कंट्रोल टेक्निक है जो डिस्करेज करती है डेवलपमेंट ऑफ पेस्ट पॉपुलेशन, मतलब पेस्ट की पॉपुलेशन को डिस्करेज कर देती है, ठीक है। और इसका इफेक्ट भी बहुत होता है, इसको यूज करा जाता है आज तो पूरे लेवल पर। इम्प्लीमेंटेशन ग्लोबल लेवल पर, ग्लोबली implementation of IPM lies with the farmers adopt practices and they view as a practical of valuable and their activities। कहने का मतलब फार्मर को नीड पड़ती है आईपीएम की, उनको जरूरत पड़ती है कि इसको टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट करें, कैसे हम क्रॉप को इफेक्टिव बना पाए, कैसे उसको ईल्ड बना पाए, मतलब ईल्ड उससे ज्यादा प्राप्त हो पाए। कुछ क्रॉप में कीड़े लग जाते हैं, ग्रास हॉपर्स लग जाते हैं और ईल्ड कम रहती है, मिलता है नहीं, अनाज नहीं मिल पाता, इट्स मीन वहां पर आईपीएम की बहुत ज्यादा नीड होती है। जैसे हम एक चार्ट आपको बताते हैं जिससे आपको समझ में आए। जब फूड डिमांड होती है, जब फूड डिमांड होती है ग्लोबली, ये राइज होता है, ठीक है, तो वो क्या बताता है, लोग भी बढ़ गए हैं, लोग बढ़ रहे हैं तो फिर फूड डिमांड भी ज्यादा होगी, फूड डिमांड होगी तो हम क्रॉप को भी ज्यादा बढ़ाएंगे, इसके लिए आईपीएम की जरूरत पड़ेगी। ये ईल्ड कब बनेगी, जब हम पूरे बायोडाइवर्सिटी को प्रोटेक्ट कर देंगे, प्रोटेक्ट करेंगे और पेस्ट मैनेजमेंट कर लेंगे, मतलब कीड़ों को हटा देंगे क्रॉप से, तभी तो क्रॉप का ईल्ड बढ़ पाएगा और पेस्ट नीचे जा पाएगा, दिखाई दे रहा है नीचे, तो मिनिमाइज लॉसेज हो जाएगा, लॉस भी कम होगा। आईपीएम रिक्वायर्स कॉम्पिटेंस इन 3 एरियाज, किस किस में, प्रिवेंशन, मॉनिटरिंग और इंटरवेंशन। प्रिवेंशन माने रोकथाम, तो प्रिवेंशन के लिए क्या क्या जरूरत पड़ेगी, प्रिवेंशन करो, कंडीशन जो क्रॉप है उसकी लोकेशन को ठीक करो, वैरायटी, अच्छी वैरायटी का चूज कर लो। क्रॉप रोटेशन कैसे होना चाहिए, एक क्रॉप के बाद में दूसरी क्रॉप कैसे होगी, मिट्टी को सही करना चाहिए, प्लफिंग करनी चाहिए, है ना, मिट्टी को बार बार नराई गुड़ाई। वाटर मैनेजमेंट, आपको इरिगेशन करना चाहिए, वाटर मैनेजमेंट, पानी कितना जाना है। प्लांट न्यूट्रिशन की आपका ऑप्टिमाइज करना चाहिए, कितना इसका रिजल्ट रहेगा। हार्वेस्ट, कटिंग कैसे होगी, प्रिजर्विंग बायोडाइवर्सिटी, बायोडाइवर्सिटी को भी क्या करना है, बचाना है। मॉनिटरिंग में क्या आता है, मॉनिटरिंग में ये देखना है कि पेस्ट कंट्रोल, नेचुरल कंट्रोल हम मैकेनिज्म यूज कर सकते हैं या फिर इंसेक्ट डिजीज वीड्स को कैसे हम हटा सकते हैं, ठीक है, कैसे इनको, कैसे कब होंगी और कब इनको रोका जाएगा, इसको मॉनिटर करा जाएगा, ठीक है। इंटरवेंशन समझ लीजिए, इंटरवेंशन का मतलब क्या है, इंटरवीन व्हेन कंट्रोल मेजरमेंट आर नीडेड, जब कंट्रोल मैनेजमेंट बिल्कुल जरूरत होता है। इन्वॉल्व्स फिजिकल, बायोलॉजिकल, जब ये किसके साथ में होता है, फिजिकल हो या फिर बायोलॉजिकल, केमिकल मेथड्स, चाहे इंटरवेंशन कैसे भी करिए, अगर कंट्रोल करना है तो चाहे आप बायोलॉजिकल चीजों के से करिए या फिर केमिकल चीजों के द्वारा, जिससे क्या हो, प्रिजर्व द इकोनॉमिक वैल्यू ऑफ क्रॉप, मिनिमल इफेक्ट ऑफ द एनवायरमेंट। कहने का मतलब क्रॉप की वैल्यू को बचा सकता है वो, जिससे कि लॉस ना हो,
इसमें यूज करे जाते हैं कल्चरल और फिजिकल मेथड। कल्चरल आप जानते हैं सांस्कृतिक, और फिजिकल भौतिक, ठीक है। बायोलॉजिकल कंट्रोल आप कैसे कर पाएंगे? बायोलॉजिकल मतलब कैसे अडाप्टेशन कर पाएंगे, वाटर है, एयर है, सन को कैसे अडाप्ट कर पाएंगे, धूप को कैसे कंट्रोल करेंगे। केमिकल कंट्रोल, आपने फर्टिलाइजर डाला पेस्ट के लिए, पेस्टिसाइड डाले, पेस्ट को रोक, कहने का मतलब क्रॉप को यील्ड को प्राप्त करने के लिए उनको रोका, ठीक है। जैसे थाईलैंड एक ऐसा कंट्री है जो फ्रूट एक्सपोर्टिंग कंट्री हो गया है, तो वो क्या कर रहा है, वो आईपीएम का बहुत ज्यादा यूज कर रहा है। जैसे वेस्ट अफ्रीका में कोकोआ कोकोआ पर स्प्रे करा जाता है, जिससे कि कोकोआ की जो स्पीसीज हैं, वेराइटीज है, उसको यील्ड करा जाए, बेचा जाए। ओके, ये आपका एक लेक्चर था पूरा ही रूल्स ऑफ एंजाइम के ऊपर, आईपीएम के ऊपर, जीन और जीन कंसेप्ट के ऊपर। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, अगर आप समझ पाएंगे आप इजीली क्वेश्चन को मार्क कर पाएंगे। ओके, अगर समझ में नहीं आया तो यू नीड टू वॉच दिस वीडियो अगेन। ओके, थैंक यू।